वेलकम बैक स्टूडेंट। मैं रमन लेकर आया हूं आज आपके लिए नया टॉपिक, जिसमें लेसन नंबर 3 में हम पढ़ेंगे कैसे इवोल्यूशन हुआ, इवोल्यूशन के कौन कौन से मेन पिलर्स हैं और इवोल्यूशन कॉन्सेप्ट सबसे पहली बार किन्होंने दिया है ना। तो इवोल्यूशन इज द चेंज इन इनहेरिटेड कैरेक्टर्स ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज। मतलब जब कभी भी एक प्रजाति में वेरिएशंस होता है, वेरिएशंस के बाद एक नया प्रजाति का जन्म होता है जिसे हम स्पेसिएशन के नाम जानते हैं। तो ये फिनोमिना जब कभी भी चलती है तो इसे पूरे इस सिस्टम को, इस पूरे साइकिल को, इवेंट को इवोल्यूशन नाम से जाना जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सबसे पहला जो जीव बना था वो बैक्टीरिया था, जैसा कि आपको बताया गया है। इस बैक्टीरिया में धीरे धीरे चेंजेस आया। उस समय जब बैक्टीरिया पहली बार बना था, कीमो हाइड्रोट्रोपिक बैक्टीरिया, जो कि प्रोटोजोआ क्लास का था। यहाँ पे किसी भी प्रकार का ऑर्गेनल्स नहीं था जो कि रिस्पिरेशन करे, लेकिन धीरे धीरे मॉडिफाई होकर मीसोसोम नाम का एक ऑर्गेनल्स बना। ये मीसोसोम में मॉडिफाई के आज हमारे पास एक ऐसा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जो कि डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है और उसे हम माइटोकॉन्ड्रिया के नाम जानते हैं, जो कि वेराइटीज ऑफ केमिकल एक्टिविटीज में वर्क करता है और हमें एनर्जी करेंसी प्रोवाइड करता है। एनर्जी करेंसी मतलब एटीपी के फॉर्मेट में एनर्जी प्रोवाइड करता है ताकि सारे एक्टिविटीज को कर सके। तो इवोल्यूशन में क्या हुआ कि बंदर से इंसान का बनना, है ना, अलग अलग ऑर्गेनिज्म का नया नया जन्म होना। जैसे आज हम होमो सैपियंस सैपियंस से, इससे पहले कुछ और थे, उससे पहले कुछ और थे, है ना। ह्यूमन में भी अलग अलग वेराइटीज, कोई होमिनोइड है, कोई कोकिक्वाइड है, कोई एल्बिनोज है, कोई मंगोलॉइड है। तो अलग अलग सब स्पीसीज का वेराइटी जनरेट किया गया। तो इवोल्यूशन इज द चेंज इन इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स। इनहेरिटेड मतलब ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि आपके पूर्वज से आप पे आया, जैसे कि आपके मदर और फादर का कैरेक्टर आप में आया। तो हम ह्यूमन जो है ह्यूमन बींग्स और होमो सैपियंस, तो हमारे पूर्वज जो बंदर थे उनके कुछ कैरेक्टर्स आज भी हमें दिखने को मिलता है। इसीलिए कभी कभी बोलचाल की भाषा लगते कैसे हो बंदर जैसे बोल देते हैं, काम कैसा कर रहे हो गधे जैसे, है ना। तो बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल कर लेते हैं। और बायोलॉजिकल पॉपुलेशन, तो ओवर सक्सेसिव जनरेशन करने का मतलब धीरे धीरे वेरिएशन का एक्युमुलेशन हुआ, है ना। पहले के टाइम में बड़े बड़े हाथी हुआ करते थे, मैमथ बोलते थे। आज के हाथी के मुकाबले बहुत बड़े बड़े, लेकिन वेरिएशन, एटमॉस्फेरिक क्लाइमेट चेंजेस, जेनेटिक मेकअप बदलते बदलते आज ऐसे अलग अलग प्रजाति का जन्म हो गया, जिसका आईक्यू लेवल तो तेज है लेकिन बहुत सारे कैरेक्टर्स कभी कभी दिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर अपने पूर्वज मंकी थे और उनका पूछ अगर किसी इंसान में आ जाए, ह्यूमन बेबी हैविंग अ टेल बोन, तो आपके पास है, ये तो मालूम है ना। तो टेल बोन से टेल जनरेट हो जाए तो इस फिनोमिना को हम लोग एटाविज्म के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? एटाविज्म, है ना। तो ओवर सक्सेसिव जनरेशन नए नए कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट होगा और पुराने कैरेक्टर एलिमिनेट होते रहेंगे। इवोल्यूशनरी प्रोसेसेस गिव राइज टू डाइवर्सिटी एट एवरी लेवल टू बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग स्पीसीज, इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनिज्म एंड मॉलिक्यूलर। मतलब यहाँ पे जो वेरिएशन देख रहे हैं बंदर से इंसान के बीच में या बैक्टीरिया से यूकैरियोटिक्स के बीच में, तो हर एक लेवल पे, स्पीसीज लेवल पे वेरिएशन हुआ, जेनेटिक लेवल पे वेरिएशन हुआ, एटॉमिक लेवल पे वेरिएशन हुआ, तो सारी जगह आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा पॉइंट आता है सच एज डीएनए, मॉलिक्यूलर बेसिस पे डीएनए बोल सकते हैं, प्रोटीन्स बोल सकते हैं। इवोल्यूशन को इन्फ्लुएंस करने वाले दो कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये जो इवोल्यूशन हो रहा है उसके पीछे दो चीज का हाथ है। पहला डिसेंड विथ मॉडिफिकेशन और दूसरा एडेप्टेशन टू एनवायरमेंट। मतलब मान लीजिए कि सबसे पहले इंसान का जन्म जो हुआ अफ्रीका में हुआ। अफ्रीका में ही मान लेते हैं कि 10 इंसान थे, मॉडर्न कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एंशिएंट कॉन्सेप्ट है। मान लेते हैं कि अफ्रीका में जन्म हुआ, वहां से कोई लोग चाइना चले गए, एक अमेरिका चले गए, एक इंडिया आ गए, तो यहाँ एक जगह से रेडिएट करके अलग अलग जगह चले गए और वहां पे रहने के बाद एटमॉस्फेरिक कंडीशन में आने पे अलग अलग फिजियोलॉजी डेवलप कर गया। कोई चाइनीज बन गए, कोई इंडियन बन गए, कोई अमेरिकन बन गए। तो दो कारण हुआ, पहला तो डिसेंड का अलग अलग जाना और दूसरा एटमॉस्फेरिक, इन्वायरमेंटल और लाइफ स्टाइल, कैसे वो सरवाइव करते हैं। तो ये दोनों फैक्टर है जो किसी भी इवोल्यूशन को गाइड करता है, उस इवोल्यूशन के रेट को इन्फ्लुएंस करता है।
डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन, जैसा कि आपको बताया गया है कि पहला जो जीव बना था अफ्रीका में बना था अकॉर्डिंग टू एंशिएंट कॉन्सेप्ट, लेकिन आजकल का मॉडर्न कॉन्सेप्ट बताती है कि जिस समय अफ्रीका में ओरिजिनेट हुआ था, डेवलपमेंट पहला ह्यूमन बीइंग का हुआ था, उसी समय सेंट्रल एशिया और कुछ दूसरे भी इलाके में ह्यूमन इवोल्यूशन हो रहा था। तो चलिए बाकी की तो बात कहानी बाद में पढ़ेंगे, लेकिन मान लेते हैं अफ्रीका में हुआ पहला जो ह्यूमन बना, तो एक फैमिली में मात्र 10 आदमी थे, तो टोटल 10 आदमी जो एक फैमिली में थे, मान लेते हैं कि अफ्रीका में 10 आदमी थे, है ना, कितने आदमी, 10 मैन्स, ओके। या फिर ये 10 क्या हुए, अलग अलग, एक अमेरिका चले गए, एक इंडिया चले गए, एक रशिया चले गए, एक चाइना चले गए, एक पाकिस्तान की तरफ चले गए, एक मिडिल ईस्ट चले गए। तो मतलब इस तरीके से अलग अलग लोग अलग अलग जगह गए, अलग अलग जगह जाने पे अलग अलग एटमॉस्फेयर मिला, लेकिन इसका ओरिजिन क्या था, सेम था। सेम ओरिजिन होने के कारण इसे बोलते हैं डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन कॉन्सेप्ट। मतलब कि डिसेंट फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर एक्सप्लेन द यूनिटी ऑफ लाइफ लिविंग, मतलब उनके अंदर का जो बायोकेमिस्ट्री था, मॉलिक्यूल्स, डीएनए स्ट्रक्चर्स, लिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन, है ना, तो न्यूक्लिक एसिड, तो जो भी बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स थे, वो सब केमिस्ट्री एक जैसा देखने को मिलते हैं। तो ये लिखा जा रहा है, द यूनिटी ऑफ लाइफ लिविंग थिंग्स शेयर अ कॉमन केमिस्ट्री एंड सेलुलर स्ट्रक्चर बिकॉज दे आर ऑल डिसेंडेंट फ्रॉम द सेम ओरिजिन सोर्स। लेकिन आप बोलोगे कि फिजियोलॉजी में डिफरेंस आ गया, उसके फूड हैबिट में अलग आ गया, तो ये रीजन था एटमॉस्फेयर और लाइफ स्टाइल के कारण। इन्वायरमेंट अलग अलग होने के कारण, कहीं पे गए कि रेगिस्तानी इलाका मिला तो फूड नहीं मिला सही से, पानी की मात्रा कम थी, तो उस टाइप से लाइफ स्टाइल होने लगा। चाइना में जैसे लोग चले गए तो वहां पे जो भी खाने की कमी थी, तो सांप, बिच्छा, नेवला, केकड़ा जो मिलता है वो खा लेते हैं, है ना, जैसे ऑक्टोपस खाते हुए लोग को आप देखोगे चाइनीज को। इंडिया है तो यहाँ पे ग्रीन चारों मौसम है, तो यहाँ पे फ्रूट्स, वेजिटेबल, कंदमूल भी खाने को मिलता है। कोई ऐसा देश है जहां जैसे कि इंग्लैंड जो चले गए तो बर्फ गिरता है, तो वहां का रहन सहन अलग है, वहां पे बियर ज्यादा लोग कंज्यूम करते हैं। तो जैसा देश वैसा वेश देखने को मिलता है। एडेप्टेशन टू द इन्वायरमेंट, मतलब कि जो अलग अलग लोग अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में अलग अलग जियोग्राफिकल एरियाज में गए थे, जो चाइना, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, अमेरिका, इंडिया एंड अपना पड़ोसी भाई पाकिस्तान, है ना, मिडिल ईस्ट। तो एडेप्टेशन टू द एनवायरनमेंट में वो एडेप्टेशन टू अ यूनिक एनवायरनमेंट एक्सप्लेन, मतलब अलग अलग एनवायरनमेंट में गए, द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, एक ही पीढ़ी के वंशज हैं, मतलब प्रजापति दक्ष तो सबसे पहले पूरे पृथ्वी के सम्राट थे, जो कि रामायण काल और महाभारत काल में बताया जाता है, प्रजापति राजा दक्ष, तो उनकी ही सब लोग संतान है, और उन्हीं के संतान आज इतने वेराइटीज, कोई मंगोलिया बन गए, मंगोलॉइड, कोई काले काले बन गए, निग्रोइड, है ना, कोई बहुत गोरे बन गए, एल्बिनो, कुछ ब्रिटिश कलर इंडियन वाले हैं। तो ये सब अलग अलग सब स्पीसीज का जन्म हो गया, जबकि इनका मूलभूत डीएनए कॉन्स्टिट्यूशन सेम है ना। जैसे कि आप देखोगे लायन और टाइगर में कोई येलो कलरिस कहे होते हैं, कोई व्हाइट होती है, व्हाइट टाइग्रेस, कोई येलो कलर का, कोई ब्राउन कलर का, तो वेराइटी ऑफ सब स्पीसीज आपको देखने को मिलते हैं। तो नेचुरल सिलेक्शन इज अ मैकेनिज्म, नेचुरल सिलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है दैट रिजल्ट इन एडेप्टेशन टू द एनवायरनमेंट। अगर जो लोग नेचुरल सेलेक्ट, नेचर के हिसाब से जो चलेगा, मतलब जंगल राज, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मतलब कि वही आदमी वह उसी का वंशज आगे बढ़ेगा जो काबिलियत रखता है नेचर से स्टेबल होने के लिए। जिस प्रकार बदलती हुई एटमॉस्फेयर है, बदलती हुई प्रकृति है, उसमें जो अपने आप को एडेप्ट कर लेगा उसका ही डोमिनेटिंग नेचर होगा, वरना ये सोसाइटी, ये नेचर, ये प्रकृति आपको एलिमिनेट कर देगी। तो इसको बोलते हैं जंगल राज, जीतेगा वही जो उसका हकदार है ना। तो यहाँ पे बोला गया नेचुरल सिलेक्शन इज अ मैकेनिज्म दैट रिजल्ट इन एडेप्टेशन टू एनवायरनमेंट, बदलती हुई वातावरण के हिसाब से जो एडेप्ट करते हैं उस मैकेनिज्म को बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। इंडिविजुअल विथ वेरिएशंस दैट मेक देम बेटर एडेप्टेड, एक ऐसा इंडिविजुअल ज्यादा एडेप्ट करेगा बशर्ते कि कम इंडिविजुअल जो कि अपने बच्चे को कम प्रोड्यूस कर रहा है,
तो इंडिविजुअल विद वेरिएशंस दैट मेक देम बेटर एडेप्टेड हैव मोर ऑफ स्प्रिंग, जो एडेप्ट करेगा, जो डोमिनेट होगा वो ज्यादा बच्चा पैदा करेगा, और जो रेसेसिव होगा वो कम बच्चा पैदा करेगा, और फाइनली वो इस एटमॉस्फेयर से एलिमिनेट हो जाएगा, गायब हो जाएगा, जैसे कि डायनासोर गायब हो गए, है ना, और उनके जैसे और भी अलग अलग स्पीसीज गायब हो गए। लेकिन मच्छर हमेशा केमिकल इस्तेमाल किया गया, डीडीटी, डेल्ड्रिन्स, बहुत सारा केमिकल इस्तेमाल किया गया, आजकल भी शहरों में किया जाता है, स्मॉग एंड द फॉग और कैरोसिन बर्न करके, लेकिन आज तक मच्छर एलिमिनेट नहीं हुआ, क्योंकि मच्छर अपने आप को एडेप्ट कर लेता है। ये इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशंस, मतलब अलग अलग वैज्ञानिक आए और अपने हिसाब से उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया। तो जैसे कि सबसे पहला जो थ्योरी आता है तो वो है लेमार्कियंस थ्योरी, मतलब ये जो थ्योरी दिया गया था लेमार्क द्वारा दिया गया था, जिसमें इन्होंने बताया कि जो कुछ भी हम सीखते हैं, लर्न करते हैं, एक्वायर्ड करते हैं कैरेक्टर्स को, ट्रेड्स को, कैरेक्टर्स को ही ट्रेड्स बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक फादर है जो किसान है, तो इसके हिसाब से किसान का बेटा किसान ही बनेगा, वकील का बेटा वकील ही बनेगा, जज का बेटा जज, और क्रिमिनल का बेटा क्रिमिनल ही बनेगा। मतलब कि जैसा वो सीखता है अपने जनरेशन को पास ऑन ये कैरेक्टर्स करते हैं, जो कि वाकई में गलत है। लेकिन कहीं कहीं पे लेमार्क सही भी साबित हुए और इनके कॉन्सेप्ट को पूरी तरह डिसएग्री कर दिया गया दूसरे वैज्ञानिक द्वारा। तो प्लीज गिव अ नेम ऑफ अ साइंटिस्ट हु डिस्कार्डेड द कॉन्सेप्ट ऑफ लेमार्क इन अ कमेंट सेक्शन। प्लीज इनके वैज्ञानिक के नाम दीजिए जिन्होंने लेमार्क के थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया, कंप्लीटली डिस्प्रूव कर दिया। इसके आंसर हमारे कमेंट चैट में आप जरूर बताइए। तो आइए हमारे टॉपिक की ओर। तो लेमार्कियन जो थ्योरी था ये लेमार्क द्वारा दिया गया था, और इसे हम लोग इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स के नाम से भी जानते हैं। मतलब जो कुछ भी हम सीखेंगे, पढ़ना, लिखना, गाना, नाचना, तो उनका बच्चा ऑटोमेटिकली वो सीख जाएगा, ऐसा तो होता नहीं है। तो इनके हिसाब से देखते हैं, लेमार्क वॉज अ फ्रेंच साइंटिस्ट, फर्स्ट बायोलॉजिस्ट टू पोस्टुलेट्स अ थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन इन हिज बुक फिलॉसफी जूलॉजिकी। ये एक बुक है जो 2009 में इन्होंने पब्लिश किया था, और इस बुक में इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया है ना। करेक्टिंग माई सेल्फ, फिलॉसफी जूलॉजिकी इन ईयर 1809, मतलब 1809 में इन्होंने ये बुक पब्लिश किया। तो अभी 2009 का बात करें तो 2009 में इनके 22 सेंचुरी हो गए ना, टोटल 200 साल। लेमार्कियंस और लेमार्कियन इनहेरिटेंस इज द आइडिया दैट एन ऑर्गेनिज्म कैन पास देयर ट्रेट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। और एक इसमें होता है कि फाइलियन वन जनरेशन, मतलब पेरेंट्स को फाइलियन वन रखे तो बच्चे फाइलियल 2 हो गए, और उसके बच्चे फाइलियल 3, मतलब दादाजी फाइलियल 1, पापा अंकल फाइलियल 2, और बच्चे फाइलियल 3 जनरेशन। क्या है? फाइलियल, FILIAL 1 जनरेशन, है ना। तो ये जो दादाजी सीखेंगे, जिसके मान लो दादाजी बहुत बड़े वॉरियर होंगे, तो ऑटोमेटिक उनके अंकल और पापा भी क्या होंगे? वॉरियर होंगे, अकॉर्डिंग टू लेमार्क। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ओके, it is the acquired character that is passed during its lifetime to their offspring। तो acquired character according to लेमार्क, जो acquired character हम सीखते हैं वही acquired character accumulate होता है हमारे डीएनए में, और ये ऑटोमेटिकली स्पर्म के माध्यम से हमारे प्रोजेनी और बेबी में ट्रांसफर होते हैं, है ना। ड्यूरिंग नॉलेज हेरिटेबिलिटी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर और सॉफ्ट इनहेरिटेंस, इसे दूसरे नाम से सॉफ्ट इनहेरिटेंस के नाम से भी जानते हैं। मतलब एक्वायर्ड कैरेक्टर जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन हुआ, इसे हम लोग सॉफ्ट इनहेरिटेंस और सॉफ्ट कैरेक्टर्स के ट्रांसफर के भी टर्म से जानते हैं। लेमार्क वाज द फर्स्ट टू डिस्कार्ड द आइडिया ऑफ फिक्सिडिटी ऑफ स्पीसीज। जैसे कि लेमार्क से पहले लोगों का मानना था कि ऑर्गेनिज्म जितने भगवान बना के भेजे हैं उतना ही होते हैं, ना तो इसमें कोई बढ़ता है ना घटता है। तो फिक्सिडिटी ऑफ स्पीसीज जितना है कांस्टेंट फिगर में। लेकिन लेमार्क आए, उन्होंने बोला ऐसा होता नहीं है। समय के साथ साथ, समय के काल के साथ साथ अलग अलग प्रजाति का जन्म होता है, और पुराने प्रजाति विलुप्त होते जाते हैं, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर और एनवायरनमेंट के साथ
अपने आप को कोलैबोरेट नहीं कर पाते हैं। तो लेमार्क जो थे वो पहले थे जिन्होंने इस आइडिया को डिस्कार्ड किया। इस टर्म को याद रखिएगा, नाम है फिक्सिडिटी ऑफ स्पीसीज। एग्जाम्पल के तौर पे लेमार्क ने बताया कि जैसे कि पानी में रहने वाले जीव के पास आप रहते रहते उसके पास क्या हो गया, वेब टोज डेवलप कर गए। दूसरा है सांप वेंट्रल पार्ट की तरफ से रेंगते रेंगते, वेंट्रल मतलब आगे वाला, डॉर्सल मतलब पीछे वाला, है ना, तो आगे रेंगते रेंगते इलोंगेटेड बॉडी हो गया, और लिम्बलेस मतलब लिम्ब गायब हो गए स्नेक्स में। दूसरा है कि छोटे छोटे गर्दन वाले जिराफ थे, ऊंचे पत्ते खाने के चक्कर में धीरे धीरे जनरेशन आफ्टर जनरेशन गर्दन लंबा हो गए। तो ये 3 एग्जाम्पल लेमार्क द्वारा प्रस्तुत किया गया है इन द कॉन्सेप्ट टू लेमार्कियस थ्योरी। देयर इज आउटलाइन फॉर लेमार्किज्म। लेमार्किज्म का जो कॉन्सेप्ट है उसका एक छोटा सा फ्लो चार्ट आपके लिए दिया गया है। मान लेते हैं डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑर्गन्स, आपके बॉडी में एक नए ऑर्गन्स का डेवलपमेंट हो रहा है ड्यू टू डिफरेंसेस इन योर लाइफ स्टाइल एंड अदर फैक्टर्स। या फिर यूज ऑफ सम ऑर्गन्स, आपके पास मान लीजिए 2 हाथ है, सारे दोनों हाथ का इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर 2 में से 1 हाथ का इस्तेमाल आप करना बंद कर सकते हो। तो इस केस में क्या होगा, या तो आप यूज करो या तो डिसयूज करो। यूज नहीं करना है, मिस यूज नहीं, डिसयूज। तो इस केस में क्या होगा, मॉडिफिकेशन इन ऑर्गेनिज्म होगा। सपोज मानते हैं हम लोग सिर्फ एक राइट हैंड का इस्तेमाल करें, लेफ्ट हैंड नहीं करें, या फिर जो लेफ्ट हैंड वाले हैं वो सिर्फ लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करें, राइट का नहीं करें। इस द केस अगर हम राइटिंग पर्पस के लिए राइट का इस्तेमाल करते तो आप लेफ्ट से नहीं लिख सकते। तो ये क्या हुआ कि धीरे धीरे आपका जनरेशन बाय जनरेशन जाएगा और फाइनली लेफ्ट हैंड वेस्टिजियल ऑर्गन बन जाएगा अकॉर्डिंग टू लेमार्क थ्योरी। तो मॉडिफिकेशन इन ऑर्गेनिज्म क्या हुआ, राइट हैंडेड हो गए। राइट हैंडेड हुए तो ये एक्वायर्ड कैरेक्टर्स हो गया, है ना, क्योंकि हम राइट हैंड से लिख रहे हैं। अब ये धीरे धीरे आपके बॉडी में इनहेरिटेंस करेंगे जनरेशन बाय जनरेशन, फिर धीरे धीरे क्या होगा, एक्यूमुलेट होगा नए नए कैरेक्टर्स का, और फाइनली एक नया स्पीसीज का जन्म होगा जिसके पास लेफ्ट हैंड ही गायब हो गया। अगर प्रेजेंट है तो ये कोई काम का नहीं है। इन द केस जैसे कि टेल का हो गया, बंदर के पास पूंछ था, हमारे पास पूंछ नहीं है, अगर है भी तो किसी काम का नहीं। जैसे कि आने वाले वक्त में हमारे बॉडी हेयर्स और जो भी स्ट्रक्चर बॉडी के ऊपर जो हेयर्स हैं और सर के ऊपर जो हेयर्स है ये गायब होने वाले हैं क्योंकि इसका कोई यूज नहीं है। अब बहुत लोग बोलेंगे इसका यूज एज अ कॉस्मेटिक्स में, लुकिंग स्मार्ट एंड गॉर्जियस, ये सब, तो दैट इज द सेकेंडरी फंक्शन नॉट द प्राइमरी फंक्शन। इससे पहले आप जानवर में देखें तो उसकी बॉडी को कवर करने के लिए, प्रोटेक्शन करने के लिए, जैसे भालू के देखिए कितना ज्यादा बाल था, बंदर के बॉडी पे कितना बाल है, गाय के बॉडी पे कितना बाल है, तो आपने नीचे देखते हैं तो बाल ही बाल है, लेकिन अपने बॉडी में बहुत कम है विद रिस्पेक्ट टू दोज एनिमल्स। तो आने वाले टाइम में ये गायब हो जाएगा और एक नया स्पीसीज का जन्म होगा, जैसे कि वकांडा वाले लोग के ऊपर ना बॉडी पे बहुत कम बाल लगते हैं, जैसे कि एवेंजर्स मूवी में दिखाया गया था, तो बॉडी पे बाल गायब हो जाएगा। तो इस प्रकार एक्युमुलेशन ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर से नए स्पीसीज का जन्म होता है ऑन द बेसिस ऑफ लेमार्क कॉन्सेप्ट। क्रिटिसिज्म टू द लेमार्कियंस, मतलब जो लेमार्क थ्योरी दे रहे थे उसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स, मतलब कि इसके जो होते हैं लिमिटेशंस, कहां कहां पे ये अपने आप को गलत साबित किए। तो पहला पॉइंट है ड्रोसोफिलिया, एक फ्रूट फ्लाई नामक एक इंसेक्ट होती है जिससे कि 69 जनरेशन तक इसे अंधेरे में रखा गया, क्योंकि मतलब एक जनरेशन को रखा गया, उसके बच्चे को भी रखा गया, तो ऐसे करके 69 जनरेशन तक, लेकिन फिर भी इसका आंख में कोई डिफेक्ट नहीं आया। मतलब अकॉर्डिंग टू लेमार्क होता कि इसका आंख ही नहीं होता, और होता भी तो कोई काम का नहीं होता, लेकिन ऐसा वहां पे नहीं पाया गया। उसका आंख पूरी तरीके से काम कर रहा था, जिससे कहा गया कि इन 69 जनरेशन तक कोई भी डिफेक्ट इसकी आंख में देखने को नहीं मिला। तो पहला क्रिटिसिज्म ऑफ लेमार्कियंस ये देखने का। दूसरा है कि इन्होंने बोला कि धीरे धीरे स्ट्रेचिंग करते करते जिराफ का गर्दन लंबा हुआ, जबकि ऐसी बात नहीं थी। वहां पे एडेप्टेशन और साथ में इवोल्यूशन के कारण ये प्रोसेस वहां पे होता है। जो तीसरा पॉइंट देखते हैं कि एक स्पीसीज थ्योरी ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म गिवन बाय विजमैन, ये एक थ्योरी है। मान लेते हैं कि एक चूहा है, ठीक, कुछ चूहे को बार बार क्या किया गया, 10 to 20 30 जनरेशन तक, मान लेते हैं 30 जनरेशन तक पूछ काट काट के रखा गया, लेकिन फिर 31वां जनरेशन में उसका पूछ आ जाता है। तो ये भी लेमार्क थ्योरी को डिस्प्रूव करता है। तो इसे हम बोलते हैं
थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्मप्लाज्म, जो कि वीजमैन द्वारा दिया गया था ऑन द बेसिस ऑफ म्यूटिलेशन एक्सपेरिमेंट। म्यूटिलेशन एक्सपेरिमेंट मतलब होता है पूंछ काट के रखा गया जनरेशन बाय जनरेशन, लेकिन फिर भी अगले जनरेशन को पूंछ मिल गया। जैसे कि इंसान के हाथ काट दिए जाए, फिर अगला जनरेशन फिर हाथ आ जाएंगे, मतलब कि डीएनए कोडेड ही है, ये एक्वायर्ड कैरेक्टर में कंसीडर नहीं किया है। जो भी इवोल्यूशन हो रहा है इसके पीछे डीएनए सीक्वेंस का हाथ है, ना कि एक्वायर्ड कैरेक्टर्स का हाथ है। तो यही चीज बताने के लिए ये वीजमैन साहब ने कंटिन्यूटी ऑफ जर्मप्लाज्म थ्योरी दिया। इट इंडिकेट दैट द जर्मप्लाज्म, जिसे हम रिप्रोडक्टिव सेल बोलते हैं, पासेस फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, ना कि एक्वायर्ड कैरेक्टर्स पास होता है, जबकि ये क्या पास होता है, डीएनए और डीएनए सीक्वेंस, जिसे हम न्यूक्लिक एसिड के नाम से जानते हैं, डीएनए, आरएनए एंड सो ऑन। तो इतना ही आज के लिए रखते हैं। अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे नए टॉपिक के साथ, जिसमें लेमार्क के बाद अगले वैज्ञानिक डार्विन के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम फादर ऑफ इवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। तो देखते रहिए, जाइए कहीं मत हमारे वीडियो को, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर द डे।